रिज्यूम होगी, रिज्यूम की नहीं स्टार्ट होगी, नो प्रॉब्लम जी। लाइव जा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जी। लेट्स स्टार्ट अगेन, लेट्स रिज्यूम आवर क्लास। तो हाँ, हम यहाँ पे पहुंच चुके थे। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमने कर लिया। अक्रूवल के अंदर कोई भी पॉइंट रहा नहीं, कोई भी पॉइंट रहा नहीं, तो ये फिर इसको भी हम टिक लगा देते हैं कि हमने ये वाले सेक्शन कवर कर लिए। अब आ जाते हैं स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है यार? ये तो डेफिनेटली स्टॉक इन ट्रेड बिल्कुल नहीं पता होगा नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड। तो मुझ पे लाजम है कि मैं बता दूं। देखो यहाँ पे मैं अक्सर लिखता हूं, यहाँ पे अक्सर लिखता हूं कि सेल्स के पैसे, मैं लिख देता हूँ ना अक्सर ये लिख देता हूँ, और नीचे लिख देता हूँ कास्ट ऑफ सेल, लिखता हूँ ना। तो ये कास्ट ऑफ सेल बनती कैसे है, वो सारी की सारी इसके ऊपर बेस कर रही होती है। इसको कास्ट ऑफ सेल भी कहा जाता है, या इसे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह दिया जाता है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कैसे बनती है? यहाँ पे होता है ओपनिंग स्टॉक, या इसे इन्वेंट्री भी कह दिया जाता है। मतलब ओपनिंग क्या कि यकम है, यकम जुलाई 2021, 30 से 2021 को पिछला साल खत्म हो गया, यकम जुलाई को फिर अगला साल शुरू होगा ना। तो यकम जुलाई को आपके गोदाम के अंदर या आपकी दुकान के अंदर जो चीजें पिछले साल के एंड तक नहीं बिकी थी, वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, वो इस साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। जितनी भी उनकी कीमत थी वो यहाँ पे लिख लो। लेट्स सपोज कि ये है 1 लाख की गुड्स आपके गोदाम में या आपकी शॉप पे पड़ी हुई थी 30/6/2021 को, और यकम को यही आपका क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक। साल शुरू हुआ तो क्या आप अपने कारोबार के लिए सिर्फ इसी 1 लाख को ही बेचते रहेंगे? डेफिनेटली अगर तो आपने कारोबार चलाना है तो आपको खरीदारी और करनी पड़ेगी। उसे कहा जाता है, इसमें ऐड फिर हम करते हैं परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, के परचेजेस साल के दौरान। आपने साल के दौरान परचेजेस कर ली, सपोज कर लो 6 लाख, तो टोटल साल के दौरान आपके पास कितने का माल पड़ा हुआ था जो आप बेच सकते हैं? 7 लाख। तो 7 लाख की गुड्स आपके पास पड़ी हुई थी जो आप साल के दौरान सेल आउट कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अगले साल का सपोज कर लो कि 30/6/2021 पहुंच गया। तो 30/6/2021 को क्या आपने जो सारे का सारा माल या गुड्स खरीदी हुई थी वो सारे का सारा बिक गया? हो सकता है बिक गया, लेकिन अक्सर होता है कि कुछ ना कुछ दुकानदार अपनी दुकान में रखता है कि जब खत्म भी हो रहा है तो लाके और डाल लेते हैं ताकि मेरा कोई कस्टमर आए तो वो वापिस ना जाए। सर मीटिंग एंड हो गई। हाँ, मीटिंग एंड हो गई। मीटिंग एंड हो गई है। 30/6/2022 है। Recording in progress. रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस और मीटिंग कैसे एंड होगी? हाँ, लाइन मुझे दिखाएं, नो प्रॉब्लम। हाँ, मिनिमाइज हो गई, दोबारा आ गई, चलो ठीक है। Sorry, there was some glitch in the system that meeting was paused या मीटिंग was vanished, गायब हो गई थी, स्क्रीन चली गई थी, उड़ गई थी, तो हमने समझा कि मीटिंग शायद एंड हो गई है। तो आई होप कि आपको ये यहाँ पर थे कि 7 लाख का पड़ा हुआ है, लेकिन जब 30 से 2022 आएगा कुछ ना कुछ तो यार डेफिनेटली पड़ा होगा। तो जो 30 से को पड़ा होगा वो आपकी होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक, मान लो कि वो आपके पास 80,000 की पड़ी है। ठीक, तो ये जो 7 लाख का टोटल माल पड़ा हुआ था साल के दौरान जो बेचने के लिए जो कास्ट आपकी आई, उसमें से जो अभी तक नहीं बिका
वो माइनस कर दो तो आपका कास्ट कितनी आई? 6,20,000। तो जनाब ये 6,20,000 जो है ना, आपने ये कमाने के लिए 6,20,000 का माल खरीदा था। माल आपने जो बेचा है, जो गुड्स बेची है, वो आपने 10 लाख की बेची है, लेकिन इनको बेचने के लिए जो आपने खरीदारी की थी चीजों की, वो 6 लाख की कास्ट ऑफ सेल होती है। और यही जो है, जो स्टॉक इन ट्रेड है, उसको मालूम करने के लिए ये तरीकाकार होता है। अभी इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो जिस तरह लाइन बाय लाइन उसने डिस्कस किए हैं, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि वो क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि पेपर में चेक किया जा सकता है। वो ये है कि देखो, एक साल के बाद अगले साल गए तो ओपनिंग स्टॉक जो था उसकी कदर तो आप कहते हैं जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग है, हम वो लिख लेंगे। लेकिन अगर एक बिल्कुल नया कारोबार, एक नया कारोबार है और बंदा कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या पहले दिन ही दुकान भर के उसमें खोल लेता है और कहता है कारोबार स्टार्ट, या बंदा पहले दिन ही फैक्ट्री लगाता है और एक बाहर से फैक्ट्री उठा के लाता है, एक जगह लगाता है, स्टार्ट करते हैं, चलो जी काम शुरू। ये प्रोसेस चल रहा होता है। कुछ पहले चीजें खरीद लेता है, कुछ ड्यूरिंग आ जाती है, कुछ बाद में आती है। तो कहते हैं कि जब नया कारोबार शुरू हो रहा हो, साल के दौरान नया कारोबार शुरू हो रहा हो, तो उसकी ओपनिंग इन्वेंटरी क्या होगी जी? इसकी तो पता चल गई, पिछले साल की जो क्लोजिंग थी, ये वाली जो क्लोजिंग है 2023 का साल शुरू होगा, ये ओपनिंग बन जाएगी। लेकिन एक कारोबार ही नए सिरे से शुरू हो रहा है, जो नए सिरे से शुरू हो रहा है उसकी ओपनिंग इन्वेंटरी ये होगी। ये नोट करने वाली बात है कि आपने जिस दिन कारोबार का एक्चुअल आगाज किया, उस दिन जो इन्वेंटरी पड़ी हुई थी उसकी उसकी वैल्यू जो लिखी जाएगी, कास्ट होगी, वो फेयर मार्केट वैल्यू। क्या होगी वो? फेयर मार्केट वैल्यू। बस ये हो सकता है कि नया कारोबार जब शुरू होता है उसकी ओपनिंग इन्वेंटरी, उसकी वैल्यू क्या होगी? कास्ट होगी, एनआरवी होगी, फेयर मार्केट वैल्यू होगी, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोगों ने जल्दी से टिक कर देना है कि दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा जी, अच्छा यार, ये याद रखना कि जब ये वाली हम क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू लिखते हैं ना, तो जितने का आपने लिया, एक होती है कास्ट, जितने का आपने लिया उसे कास्ट कहते हैं ना। ये पॉइंट नोट रखिएगा, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये यही पॉइंट है जो पेपर में आने, और कोई नहीं आने। इसी में जो इतने मैं बताता जाता हूँ, इनमें से कोई हिट होना है। जितने का खरीदा आप उसे कास्ट कहते हैं, तो क्या यहाँ पे जो लिखी जाएगी वो कास्ट होगी? क्लोजिंग वैल्यू जब लिखी जाएगी, क्या वो हमेशा कास्ट होगी? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ओपनिंग के बारे में बता रहा था, अब मैं क्लोजिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्लोजिंग में जो आप यहाँ लिखोगे, क्या कास्ट होगी? परेशान नहीं होना, कहना है सर कुछ और है तो वो बताओ हमें। वो ये है कि कास्ट का मुकाबला करवाया जाएगा एनआरवी से। ये आपको याद करना पड़ेगा यार, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं भी आती तो रटा लगाना पड़ेगा। कास्ट या एनआरवी, इन दोनों का आपस में मुकाबला करवाया जाएगा। इन दोनों में से जो छोटा होगा, इन दोनों में से छोटा होगा। कास्ट मिसाल के तौर पर आपकी 80,000 है क्लोजिंग इन्वेंटरी के लिए। एनआरवी जो है, एन से होता है नेट, आर से रियलाइजेबल, वी से वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है जी, इन दोनों में से जो कम होगी ना, वो आप वहां लिखोगे। अभी आपको सारी ये मैं कैसे मालूम करूंगा? एनआरवी में कैसे मालूम करूंगा? एनआरवी को आसान अल्फाज में ये कह देते हैं कि मान लो कि ये जो पड़ा हुआ है, अगर आप जिस दिन 30/6/2021 को पड़ा हुआ था ना, ये 30/6/21 को मान लो कि अगर आप इसको बेचने चले जाते हो और ये बिक जाता है, बिक कर जो पैसे आएंगे
वो आपकी एनआरवी। जब आप इसको उठा के कहीं लेके जा रहे हो, जो फरोख्त करने के दौरान खर्चा आएगा, उस खर्चे को भी जमा कर लेना है, ठीक है, उसको भी अकाउंट का फॉर कर लेना है। सही कि एनआरवी मतलब फिर क्या हुआ कि जो पैसे बेचकर आएंगे, लाइक इसको बेच के आ जाएगा 85,000, लेकिन इसको बेचने के लिए खर्चा हो जाएगा लेट्स सपोज के 6,000, ठीक। तो ये फिर आपको फायदा कि कितना मिलेगा इसमें से 79,000, ठीक। तो ये इसकी एनआरवी है 79,000। 79,000 का मुकाबला करवाया जाएगा कास्ट के साथ, तो जो लोअर होगी ना वो आप यहाँ पे लिखोगे, फिर आप 80 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? तो वो बस आपसे यही कहेगा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। वो कैसे कहेगा कि क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू जो है वो हायर ऑफ होती है एनआरवी आर कास्ट, ट्रू और फॉल्स। तो क्या कहोगे आप? फॉल्स, क्योंकि हायर नहीं होती, वो लोअर होती है। फिर वो कहता है वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी इज लोअर ऑफ करंट वैल्यू, एनआरवी, कास्ट, नन ऑफ द अबव। एनआरवी इस तरह घुमाना ही है ना। देखो मैं आई एम ट्राइंग टू डिसीव यू, मैं आपको घुमाने का, आपको चक्कर देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने क्वेश्चन में चक्कर ही देना है ना, तो आप उसके चक्कर को पकड़ना है। आपके पास एक चीज अगर आपके पास जेन में आ गई कि हमेशा क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू जो है ना वो लोअर ऑफ एनआरवी या कास्ट होगी, वो जिस तरह की भी स्टेटमेंट लिख ले, आपको पता है कि ये ऐसे होगा, तो आपने आंसर ठीक कर देना। आपने लोअर ऑफ दो चीजों का मुकाबला है, कास्ट और एनआरवी, उनमें से जो कम है। एनआरवी का भी मैंने बता दिया और कास्ट का तो आप हर बच्चे को पता है कि जितनी भी खरीदने पे पैसे लगते हैं वो कास्ट होती है। एनआरवी का आपको नहीं पता था बिकॉज आप स्टूडेंट नहीं है बिजनेस के, वो हमने आपको बता दिया। क्लोजिंग वैल्यू हमेशा एनआरवी से कम होगी। यार क्लोजिंग वैल्यू देखो, हो सकता है कि ये एनआरवी जो है आपको बेच के, जरूरी है कि 85,000 का बिके, हो सकता है 1,20,000 का बिक जाए और बेचने पे खर्चा भी जीरो आए और 1,20,000 पे आपको टोटल आ गया। अब इसका मुकाबला फिर 80,000 से ही हो रहा है क्योंकि कास्ट तो वही है। इन दोनों में से लोअर कौन है? 80,000। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? 80,000, इधर भी 1,20,000 नहीं लिखोगे। 85 पे भी ये हो सकता है कि कॉस्ट आपका एक्सपेंसिव है, 4,000 हुआ है तो वो भी 81 है, तभी आप हाँ ठीक। तो बात हमारी यहाँ पे बन गई है, हमें इस चीज की समझ आ गई है जो हम हासिल करना चाह रहे थे। अच्छा जी, तो अब मैं और पॉइंट देख लूं। अच्छा, कोई स्टूडेंट को ये पॉइंट देखने पे भी एतराज है कि सर आप पॉइंट क्यों देखते हैं? वो अल्लाह के बंदो, पॉइंट आप लोगों के फायदे के लिए देखता हूँ। वो आपका टेस्ट ले रहे हो। ये तो कि ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि सर आप बुक से क्यों देखते हैं? मैंने कहा यार नहीं, इधर कुछ हमने स्टडी करते रहे तो ये देखा है कि टीचर्स आते हैं वो बगैर भी बुक देखे या नहीं, ये बगैर ला जो है, वो उनका क्या या उन्होंने ला जो है तैयार ना, हो गया है। ला जो है ना, ला आपको पता है कितनी क्लासेस हैं? क्लासेस कितनी है? क्लासेस के अंदर पॉइंट कितने हैं? मैं मिस कर जाऊं, नुकसान किसका है? स्टूडेंट भी पढ़ रहा है। किसका नुकसान है जी? हमारा और ये सर्च कर लेना, इनकम टैक्स लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लॉ ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। एक बजट कितना ही आते हैं जी? साल में एक दफा होते हैं ना। ये देखो मिनी बजट कितने आ जाते हैं पाकिस्तान में, अमेंडमेंट कितनी आ जाती है। सफर कौन करेगा? कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा। मैं छोड़ के चला जाऊं पॉइंट, सफर कौन करेगा? हर सब्जेक्ट का एक अपना वो हाँ ठीक है जी। सब्जेक्ट में चल जाता है कि अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में लगे रहो, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, एक तरह से शुरू हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। यहाँ बारीकियां हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, लोअर है, हायर है, क्या है, परसेंटेज है, क्या चीज है। क्योंकि मैंने मेरी एजुकेशन को 20 साल है, इससे भी ज़्यादा हो गई है, बड़े बड़े इदारों में है, इवन के इंस्पेक्टर की तैयारी भी है,
तो ये प्रेजेंटेशन सामने रखने के बगैर कोई नहीं बढ़ाता, ये सामने रख के ऊपर से पढ़ के फिर ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। ला जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो क्लासेस और सब क्लासेस और सब क्लासेस जो है ना, बेशुमार है। 21 सेक्शन में क्लासेस कितनी है? क्यू तक है। मैं एक ही जगह क्यू पढ़ा दूं, नुकसान किसे है? डेफिनेटली आप लोगों को है, यू आर द सफरिंग पीपल, सही, एंड दैट विल बी डिसऑनेस्टी ऑन माय साइड, प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी। जो मुझे अच्छा आता है वो पढ़ा दूं, जो नहीं आता छोड़ता जाऊं। क्या ख्याल है जनाब? ऐसे ऐसे पॉइंट हैं कि आपको जो स्टीम्ड इस वक्त है यहाँ के प्रोफेशनल्स जो टॉप पे कहते हैं जी ये वाले, उनसे मैंने कंसल्ट करके फिर मैं चीजें लेके आता हूँ। यार क्या ऐसे ही है? क्या लॉ को 10 तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा होता है? आप कहते हो इसका मकसद ये है, ये उठ के कहते हैं इसका तो मतलब ही ये नहीं है जो आप कह रहे हो, इसका मीनिंग ये बनता ही नहीं है। अदालत में जाकर लड़ाई क्या हो रही होती है? यही तो लड़ाई हो रही होती है। सो प्लीज आप लोग भी इस चीज को समझें। एक ही लाश से किसी को बरी भी करा सकते हैं, इसी और लाश से आपको फांसी भी लगा फांसी भी लग रहे होते हैं। तो यही चीज है। तो इसलिए मैं हर पॉइंट को जो है ना, आई डोंट वांट टू मिस एनी पॉइंट। मैं चाहता हूँ कि हर लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड, मेरी हमेशा से आदत है वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की, में फांसी ना लगे। वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की। देयर शुड बी वैल्यू फॉर मनी। You have paid the money, you must get the value for that. So we are trying to give you the value, कि आपको वैल्यू मिले इसमें से। अच्छा यार आगे बात आ गई है। अच्छा कहते हैं कि यार आप देखो, दो मेथड तो आपने हमें पढ़ा दिए, सही, तो उन मेथड के इस्तेमाल करके भी कहीं कास्ट को आप कैलकुलेट करोगे कि नहीं करोगे? तो मेथड याद रख लें कि यहाँ पे भी उसने यही किया। उसने कहा जो कैश है ना, अभी मैं मेथड समझाने लग गया तो ये अकाउंटिंग की क्लास पूरी बन जाएगी। तो बस ये याद रख लो, सिर्फ एक रट्टा थोड़ा सा लगा दो कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, अभी ये मेरा नहीं ख्याल कोई डिस्कस कर रहा हो, कोई भी नहीं। और मुझे ये कंप्लेंट भी आई कि सर फलां सर फलां सर और फलां सर ये डिस्कस ही नहीं करते, आप गहराई में चले जाते हैं। पहले भी डिस्कस हुआ, ठीक है, तो गहराई में जाने के लिए पॉइंट नोट करने पड़ते हैं। तो जो कास्ट ऑफ स्टॉक है, अगर आप मेथड यूज कर रहे हो कैश, तो बस इतना याद रखना यार कि दो तरह के हैं, एक होती है प्राइम कास्ट और एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। रट्टा लगा लो कि जो कैश है वो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो ये दोनों मेथड में से कोई भी कर सकते हैं। और अगर आप अक्रूवल कर रहे हैं तो आपने सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही कर सकते हैं। तो ये आप प्लीज इसको ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और प्राइम कॉस्टिंग में आपको ये सिर्फ नहीं, मैं बता ही नहीं रहा आपको कि ये आप इसको याद कर लो कि कैश होगी तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्रूवल है तो आप सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे यूज करें। हाँ अभी ये देखो कितना तगड़ा पॉइंट है। कहता है कि स्टॉक पड़ा हुआ है ढेर, एक ढेर लगा हुआ है स्टॉक का, ये लकड़ी पड़ी हुई है या लोहे के राड पड़े हुए हैं, सारे पड़े हुए हैं। क्या आप साल के दौरान जो सारी बाइंग करते हो, जो यकम जुलाई को करते हो, वही कीमत यकम दिसंबर को होती है? कास्ट बदल जाती है ना, अगले दिन आप तो जाओ तो कीमत बदली होती है। तो वो फिर कहता है कि यार आप कैसे मालूम करोगे कि इन्वेंट्री जो पहले जो यकम जुलाई को खरीदा था वो वाला 30 जून को पड़ा हुआ है अगले साल की, या जो खरीदा है यकम अप्रैल वो पड़ा हुआ है? जब अगर इस तरह की चीजें हो जिसमें शनाख्त ना की जा सके कि कौन से वाला पड़ा हुआ है, तो फिर आप इस तरह किया करो। एक अकाउंटिंग का मेथड है FIFO, हम अकाउंटेंट कहते हैं FIFO, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदा था समझो कि जब बिका है तो पहले वाला बिका है, ठीक है, वो वाला मेथड इस्तेमाल कर लो। या आप एवको,
या वेटेड एवरेज इसको कहा जाता है, ये वेटेड एवरेज कह लो, वेटेड एवरेज कह लो, ठीक है, वेटेड एवरेज, ये वाले मेथड यूज कर लो आप, दो मेथड ये यूज कर लो, ठीक है। अच्छा, इन्वेंटरी को कैलकुलेट करने के और मेथड भी होते हैं, उसने पेपर में पता क्या कहना है, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आना है। अगर इसमें आया वो कहेगा कि जहाँ पे सिमिलर गुड्स है वहाँ पे आपने स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मालूम करना है। आप बताओ, फाइफो कर सकते हो, लाइफो कर सकते हो, वेटेड एवरेज कर सकते हो, डी फाइफो और वेटेड एवरेज दोनों कर सकते हो, टिक करके बता दो कौन सा। तो आपने कहना है सर फाइफो और ये दोनों अलाउड है, हम दोनों कर सकते हैं। बात बन गई जी ये वाली। ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अकाउंटिंग के बाहर, बाकियों के लिए तो ये हलवा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। लेकिन जो दूसरे हैं, हो सकता है एक स्टूडेंट भी ऐसा हो जिसको इन चीज़ों का नाम पता हो, तो उसके लिए ये बताना जरूरी है। अच्छा, फिर यहाँ पे फिर वो बात आ गई कि यार ये याद रख लेना कि आपने ये अगर कोई मेथड है ना, अगर फाइफो आपने सेलेक्ट किया हुआ है और आप वेटेड एवरेज पे जाना चाहते हैं, तो आप कमिश्नर से इजाजत लेके जाएंगे। विदाउट परमिशन ऑफ द कमिश्नर यू विल नॉट चेंज द इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड। आप मेथड को चेंज नहीं करेंगे, कमिश्नर साहब से दरखास्त लेंगे, उनसे परमिशन लेंगे, एंड देन यू विल चेंज द मेथड। ले जी, अब आ गया जी हमारा, इसको हम करते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को कवर करते हैं। हमारे पास 15 मिनट है, हम जितना कर सके करते हैं। पहले तो जरूरत है कि देखा जाए कि सेक्शन 30, सेक्शन तो आप लोगों ने खुद याद किए हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नोट कर ले एक बात कि सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन हम पहुंच चुके हैं 15 तक, पहुंच चुके हैं नहीं, बिल्कुल पहुंच चुके हैं। टाइटल हमने 15 तक याद कर ली है ना, तो अब हम 15 से 30 तक करेंगे। नेक्स्ट पेपर जो आएगा वो 30 तक टाइटल जो है वो आपको आने चाहिए, और शेड्यूल तो ऑलरेडी हो गए इसके भी, तो ये आप लोग अपने पास नोट कर लें, नमाज नोट कर लो। ये आपने भी क्वेश्चन देने हैं कुछ, मैं आपको बता दूंगा और नहीं देने, ठीक है। अच्छा, तो ये 15 से 30 हो गए। हाँ, अब बाकी है देखो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का तो सबको पता है कि ये आपस में बैठ के जो आपने एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। लॉन्ग टर्म से भी जाहिर है लंबे अरसे के लिए, लेकिन कानून किसको कहेगा कि ये लंबे अरसे वाला कॉन्ट्रैक्ट है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 किसको कहेगा कि ये लंबे अरसे वाला कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है? टैक्स ईयर 2021, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अच्छा, अभी ये देखना, ये कॉन्ट्रैक्ट, चलो पहले अरसे की पहले डिसाइड कर ले, फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या उस पर बात कर लेंगे। तो टैक्स ईयर 2021 एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और टैक्स ईयर 2021 के अंदर ही खत्म हो जाता है। जो काम कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि आप मुझे ये बिल्डिंग बना के दो, मुझे ये बिल्डिंग बना के दो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने इसको यकम जुलाई 2020 को स्टार्ट किया, ये बताओ ये किस टैक्स ईयर में आएगा? यकम जुलाई 2020 किस टैक्स ईयर में आएगा? हाँ, ये यकम जुलाई 2020 एफबीआर के बहुत ही सीनियर एम्प्लॉय कहते हैं कि ये टैक्स ईयर 2019 में आएगा। फिलहाल क्या हो गया? 30/6/2020 ये 21 में आएगा। देखो यार, अब ये याद रख लेना, आप लोगों ने महीने लिख के प्रैक्टिस करनी है कि ये महीना किस टैक्स ईयर में फॉल करता है। वो हो सकता है कि एक महीना लिख के दे दे कि इस दिन को ये काम हो रहा है, ये बताओ टैक्स ईयर 20 बनता है, 19 बनता है, 21 बनता है, या इनमें से कोई नहीं बनता। एक डेट है, वो डेट लिख दे, कहते हैं ये बताओ कि ये किस टैक्स ईयर में फॉल करती है। अगर कंसेप्चुअली पूछने पे आया तो आप फिर क्या कहोगे? यार यकम जुलाई को एक नया साल शुरू हो जाता है, और ये एंड कब हो रहा है? 2021 को।
आपने जब भी देखना है, जब भी टैक्स ईयर बताना है, जिस डेट को एंड हो रहा है उस दिन जो साल है वही टैक्स ईयर है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपसे पूछते टैक्स ईयर कौन सा, कहता है शुरू तो ठीक है, शुरू ये हो रहा है, 12 महीने ऐड करो, ये एंड होगा 30 से 2021 को। जिस दिन ये डेट फॉल कर रही है उस वक्त साल कौन सा है, टैक्स ईयर वो होता है, उसको कहते हैं टैक्स ईयर। तो ये वाला था बात। यहाँ ये हो रही थी कि टैक्स ईयर 2021 में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिल्डिंग बनाने का, टैक्स ईयर 2021 के अंदर अंदर उसने मुकम्मल कर दिया, तो क्या ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि एक टैक्स ईयर में शुरू किया जाए और दूसरे टैक्स ईयर में मुकम्मल, एक टैक्स ईयर में शुरू किया जाए और दूसरे टैक्स ईयर में मुकम्मल हो। लेकिन अब बात ये बन गई, देखो इधर देखिए जी, कि टैक्स ईयर 30 से 2021 को खत्म होना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 1 जून 2021 को, उसने कंप्लीट करके दे दिया आपको 1/8/2022 को। डेफिनेटली यहाँ पे टैक्स ईयर चेंज हो गया, 30 से पे जाके टैक्स ईयर नया आ गया, तो क्या ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा? ये तो 3 महीने में वो बंदा खत्म करके दे रहा है आपको, तो क्या ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा? याद रखना कि कोई मसला नहीं, एक टैक्स ईयर के बजाय दूसरे में खत्म हो रहा हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड अगर 6 महीने से ज्यादा होगा तो फिर कहेंगे ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। अगर 6 महीने से कम है तो फिर ये लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। जो पेपर में आना था वो मैंने आपको बता दिया, जो पेपर में आना था या आ सकता है वो हमने क्लियर कर ली है। एक और बात, वो कुछ इस तरह से है कि यार आपने सर हमें सिर्फ यही बताने के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उसमें सेक्शन डाला हुआ है और इसमें कोई चीज नहीं है। जी है, वो क्या है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ये सारी गेम हो क्या रही है, वो इसलिए हो रही है कि जनाब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ इनकम आती है या नहीं आती, वो इनकम को इनकम का हिस्सा बनाना है, इसलिए सारी गेम हो रही है। अब बताओ जो मुकम्मल ही नहीं हुआ उसकी इनकम कैसे लिखोगे? जो मुकम्मल ही नहीं हुआ उसकी इनकम कैसे लिखोगे? गेम सारी इसके लिए हो रही है। तो बात वो कहता है कि हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, सारा मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन कुछ परसेंटेज मुकम्मल हुई कि नहीं हुई, होगी। जितनी परसेंटेज मुकम्मल हुई है उतना शामिल कर दो रेवेन्यू के अंदर, दैट्स इट। तो वो कह सकता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में आप मेथड यूज कर रहे होते हैं प्रोरेटा बेस्ड, आप यूज कर रहे होते हैं कोई और ऐसा वर्ड डाल दे अपनी मर्जी से, और तीसरा वर्ड डाल दे परसेंटेज बेसिस, और चौथा डाल दे नॉन ऑफ द अबव। तो फिर आपने किस पे चले जाना है? परसेंटेज बेसिस के ऊपर। आप कहोगे सर परसेंटेज कैसे निकलेगी, ये भी तो बता दो, हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जब भी कोई बिल्डिंग वगैरह बनती है या प्रोजेक्ट लिया जाता है तो उसकी कास्ट की एस्टिमेशन होती है। चाहे ये सामने से लाहौर मेट्रो ये बनी तो क्या इसकी एस्टिमेशन नहीं हुई होगी? क्या ये 1 साल में बन गई थी? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया उन्होंने कमाई नहीं की होगी, बड़े उन्होंने जंप लगाए, बड़ा पैसा कमाया, तो क्या जब मुकम्मल करेंगे 3 साल में उस वक्त वो अपनी कमाई लिखेंगे? नहीं यार, हर साल गोशवारे जमा होते हैं, जब जमा होंगे तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो जनाब फिर होगा क्या? फिर कहेंगे टोटल कास्ट बटे के नीचे आ जाएगी, उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, और ऊपर क्या आएगा? जितनी कास्ट लग गई। एक्चुअली कंज्यूम कर लो या बस लग गई, आपने ये ज़हन में रखना है कि ये लग गई के मतलब भी जो भी वर्ड यूज कर रहे हो लग गई, कुछ ना कुछ तो जवाब आएगा। लाइक ये प्रोजेक्ट है जी 1000 मिलियन का, सही, और खर्चा हो गया यहाँ पे 400 मिलियन साल के दौरान, मुझे परसेंटेज बताओ। तो यार डेफिनेटली यार इसको ये निकाल के इसको ये 40%, तो 40% कंप्लीट हुआ, 40% जो रेवेन्यू भी इस टारगेट रखा होगा उससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे रेवेन्यू लिख दो, बात कंप्लीट हो गई जी। तो ये है वो सारे का सारा
कॉन्सेप्चुअली जो हमने कोशिश की कि आज हम इसको कवर करें। नेक्स्ट जो है देखो, एक पूरी है ये वाली कैपिटल गेन क्या है, क्या ये हेड ऑफ इनकम है? है ना? तो हम इसको और 39 और 40 सेक्शन, दो आगे सेक्शन, दो हेड ऑफ इनकम रह गए हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या कैपिटल गेन सिंपली, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दो हेड रह गए, ये दो हेड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कंप्लीट दीज टू हेड्स इन आवर कमिंग लेक्चर, दैट इज इंशाल्लाह टुमारो, and after that we can announce that we have completed the income tax ordinance 2001 syllabus according to previous batches। सही, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन बाय सेक्शन, क्लास बाय क्लास, वर्ड बाय वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया। जो सिलेबस था हमने उसमें से कोशिश की कि सिलेबस से बाहर वाली चीजें अंदर लेके आए, सिलेबस को स्किप नहीं किया हमने किसी भी वर्ड को। ऐसे ही है जी, सारे सेक्शन हुए आप नवाज, ऐसे है ना जी, हमने सेक्शन और क्लासेस पूरी की, किसी क्लास को भी नहीं छोड़ा। तो आप इस तरह करते हैं कि आज क्लास से एंड करते हैं और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट टुमारो, और नया सेशन उसकी अनाउंसमेंट भी है। नया सेशन इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं फ्रॉम सैटरडे, और नए सेशन का हमारा जो टाइम डिसाइडेड है कि इंशाल्लाह क्लास सुबह 9 बजे सुबह AM पे जो दफ्तर का टाइम होता है हफ्ता इतवार को हुआ करेगी, और हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि 12:30 तक लेके जाएं। लाइक हमारी क्लास का जो टाइम एक दिन का है इसको हम डबल कर रहे हैं, ये हम कंटिन्यूस नहीं पढ़ाएंगे, इसमें हम 30 मिनट्स की ब्रेक लिया करेंगे ताकि सारे फ्रेश हो, दोबारा अपनी एनर्जी से जिस तरह स्कूल में पीरियड होती है, एक पीरियड के दूसरे पीरियड में 5-10 मिनट का गैप होता है, लेकिन हम सैटरडे एंड संडे, लेकिन हम गैप जो है वो 30 मिनट्स का दिया करेंगे कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। अगर कोई नीचे से जाके चाय भी पीना चाहता है, सिगरेट पीना चाहता है, जो कुछ भी उसकी वो आए फ्रेश हो, और फ्रेश होके वो दोबारा से आए क्लास में री एनर्जेटिक होके आए और वो अपनी क्लास ले लिया करे। तो ये इंशाल्लाह हम सैटरडे संडे का एग्जेक्टिव बैच चला रहे हैं, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स लगातार आ रहे थे, तो हमने अभी कहा कि यार अब ये एक टाइम है कि हम, और रिक्वेस्ट भी कर रहे थे लिटरली कि सर एक ऐसा, जैसे राव साहब आप बैठे, आपके लिए सूटेबल टाइम नहीं है ना, तो आपने कई दफ़ा कहा कि सर ये बैच करें, और इस ये एक है, बहुत से और दोस्त जो कि चाह रहे थे कि ये किया जाए, तो इंशाल्लाह ये हाँ, तो इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हम अपना आते हैं और अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग, इंशाल्लाह सी यू टुमारो, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। राव साहब इसको करें बंद जी। Recording